हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए जो हम एक सीरीज चला रहे हैं उसकी आज डे 15 है, जिसमें हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम गोरखा शासन, पवार राजवंश और ब्रिटिश शासनकाल की हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एक बार फिर से अपने सिलेबस को। यहाँ पे हमने उत्तराखंड के इतिहास चल रहा है, बाकी हमने हिंदी हमने कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गोरखा शासन, पवार और ब्रिटिश शासन, इसके अंतर्गत हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पवार वंश की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में। यहाँ पे बात करें इसकी, तो कनकपाल के आगमन की बात करें तो गुर्जर देश से आए पवार वंशीय युवक जो कनकपाल है, इसका तीर्थाटन के दौरान है गढ़ी राजा सोनपाल ने स्वागत किया था इसका। राजा सोनपाल ने क्या कनकपाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने क्या है पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया था। इसके बाद क्या है, इसने यहाँ पे पवार वंश की स्थापना की थी। चांदपुरगढ़ में परमार साम्राज्य की बात करें तो कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुर में पवार वंश की मजबूत नींव रखी गई। कनकपाल के समय यहाँ पे अगस्त 1949 तक परमार राजवंश में कुल कितने राजाओं ने शासन किया? 60 राजाओं ने। ठीक है, यहाँ पे कनकपाल के समय से लेके 1949 ईस्वी तक। यहाँ पे बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो 52 गढ़ों का अस्तित्व यहाँ पे 14वीं शताब्दी में गढ़वाल 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य शक्ति के अभाव में छोटे छोटे 52 ठकुरी राजाओं यानी कि खसियों ने अपनी क्या है छोटे छोटे गढ़ या किले बना लिए। इसको क्या बोलते हैं? गढ़वाल बोलते हैं। इसलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, परमार वंश के किस राजा ने चांदपुर गढ़ी से अपनी राजधानी हटाकर श्रीनगर में स्थापित की? तो ये की थी अजयपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेंगे अजयपाल की, तो ये 37वां राजा था अजयपाल। यहाँ पे इसमें इतिहास के कोई ठोस प्रमाण यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ठीक, अजयपाल ने अपने क्या है भुजबल से यानी कि अपने बाहुबल से समस्त 51 गढ़पतियों को जीतकर गढ़ भूमि का ऐतिहासिक एकीकरण किया था। राजधानी श्रीनगर स्थानांतरण की बात करें तो अजयपाल ने क्या है अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी यानी कि चमोली से हटाकर कहाँ कर दी स्थानांतरित? 1358 में श्रीनगर में स्थापित कर दी। और उन्होंने एक देवलगढ़ में एक भव्य राजप्रसाद नाम का निर्माण किया, जिसमें क्या है कुलदेवी राज राजेश्वरी को यहाँ पे प्रतिष्ठित किया था। मंदिर था ये। विशिष्ट पद्मासन की बात करें तो देवलगढ़ में राजा अजयपाल ने पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहनने और सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक विशिष्ट चित्र यहाँ पे प्राप्त होता है। किसका? अजयपाल का। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस परमार शासक ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी? तो ये जोड़ी थी बलभद्र शाह ने। ठीक है, वैसे तो ये सभी को याद होगा, लेकिन अगर किसी को याद नहीं होता है कि नामों में कंफ्यूज होता है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो शाह की उपाधि जोड़ी है वो कौन जोड़ सकता है? जिसके पास बल हो। ठीक है, बलभद्र शाह। ठीक है, इस हिसाब से याद कर लेना। बात करेंगे इसमें शाह की उपाधि और बलभद्र शाह की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पे परमार वंश है, धार्मिक जुगाव और समकालीन शासक की बात करेंगे तो देवलगढ़ के चित्र के अनुसार जो राजा अजयपाल गोरखपंथ के अनुयायी थे इस चित्र के अनुसार। और परमार वंश के जो 42वें शासक थे सहजपाल, ये प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर के समकालीन माने जाते हैं। शाह की उपाधि की शुरुआत की बात करें तो बलभद्र शाह शासक बने थे। उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि यहाँ पर जोड़ी थी। इसके बाद पवार वंश में एक राज की परंपरा बन गई कि हर कोई अपने नाम के आगे जोड़ने लगा। मान शाह की बात करें तो बलभद्र शाह के बाद प्रतापी राजा मानशाह ने वर्ष 1561 से 1611 तक गढ़वाल पर पूरी यहाँ पे पूर्णतः नियंत्रण के साथ शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक के नाम का उल्लेख प्रसिद्ध मुगल ग्रंथ जहांगीरनामा में मिलता है? तो ये मिलता है श्याम शाह का। यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो देखते हैं इनके मानसा, श्याम शाह और मुगल के संबंध कैसे थे। तो यहाँ पे कुमाऊं के असफल आक्रमण की बात करें तो राजा जो मानसा था इसके शासनकाल में कुमाऊं के शासकों ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए थे। मानसा के अत्यंत पराक्रमी सेनापति जो थे नंदी, इन्होंने कुमाऊं के चंपावत क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद श्याम शाह एवं जहांगीरनामा की बात करें तो यहाँ पे मानसा के जो 45वें शासक थे, मानसा के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह ने क्या है सत्ता संभाली। और राजा श्याम शाह के नाम पर स्पष्ट उल्लेख है कि जहांगीर द्वारा क्या है लिखित प्रसिद्ध मुगल ग्रंथ यहाँ पर जहांगीरनामा में भी इनका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काव्य बात करें मानवदव काव्य की, तो राजा मानसा के समय में रचित मानवदव काव्य परमार राजाओं के काल का सबसे प्राचीन काव्य है, जिसकी रचना क्या है भरत कवि ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मानवदव काव्य की रचना किसने की थी? तो ये अब ऐसे बन जाएगा कि ये किसके टाइम पे रचना हुई थी? तो यह राजा मानसा के समय पे हुई थी। बात करें इसके बाद, गर्भभंजक की उपाधि किसे विभूषित किया गया? गर्भभंजक की उपाधि से। और उसने तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये है महीपति शाह।
ठीक है। महीपति शाह को गर्भभंजक की उपाधि दी जाती है और इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो गर्भभंजक की उपाधि है महीपति शाह ने यहाँ पे धारण, मतलब कि इसको बोलते थे महीपति शाह को, और तिब्बत देश पे इसने 3 बार सफल आक्रमण किए थे। जो इसके 3 सेनापति थे उसमें माधो सिंह भंडारी, रिखुला लोधी और बनवारी दास यहाँ पे थे। वीरगति और साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो कुमाऊं के विरुद्ध जो भीषण युद्ध था राजा महीपत शाह वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे बात करेंगे समसम उद दौला द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है मासिर उल उमरा। इसमें क्या है, संरक्षिका जो थी रानी कर्णवती, इनके शौर्य का यहाँ पे अद्भुत वर्णन मिलता है। तो देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुगल सेनापति नवाजिद खां के सैनिकों के नाक कटवा देने के कारण कौन सी महारानी को नाक कटी रानी के नाम से जानते हैं? सभी जानते हैं इनको, महारानी कर्णावती हैं। तो देखें इनके बारे में। यहाँ पे अल्पायु और राजा मुगल आक्रमण की बात करें तो महीपत शाह की मृत्यु के बाद उनका मात्र 7 वर्षीय पुत्र था पृथ्वीवती शाह। इन्होंने अपनी माँ जो कर्णावती इनके संरक्षण में गद्दी पर ही बैठा था। 1635 में मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति थे नवाजिद खां। इन्होंने क्या किया, दून घाटी क्षेत्र में अचानक आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। और इस टाइम पे महारानी कर्णावती ने अपनी अद्भुत वीरता और सूझबूझ से क्या किया, मुगल सेना को परास्त कर दिया। उन्होंने युद्ध में जो बचे थे मुगल सैनिक उनको बंदी बनाकर सजा के रूप में उनके नाक कटवा दिए थे, इसलिए उनको नाक कटी रानी कहा जाता है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, किस राजा के दरबार में 9 रत्न विराजित थे जिनमें सुरेशानंद बर्थवाल और खेतराम धसमाना यहाँ पे शामिल थे? तो ये फतेह शाह के दरबार में थे 9 रत्न। ठीक है। बात करेंगे फतेह शाह की, तो एक कला प्रेमी राजा फतेह शाह पृथ्वीपति शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने क्या है पौत्र फतेह शाह को गढ़वाल राजगद्दी पर बैठा दिया था। राजा फतेह शाह बहुत प्रतापी और कला प्रेमी राजा थे, जिनकी क्या है नाथ पंथ के प्रति है अटूट श्रद्धा यहाँ पे थी। और राजा फतेह शाह के दरबार में अकबर की भांति क्या थे, 9 रत्न थे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे? तो फतेह शाह के दरबार में थे। तो ये थे नाम इनके, आप देख सकते हैं। और देहरादून गुरुद्वारे का निर्माण की बात करें तो फतेह शाह के आमंत्रण पर ही प्रसिद्ध सिख गुरु राम राय ने क्या किया, देहरादून में ऐतिहासिक गुरुद्वारे का यहाँ पे निर्माण करवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह की सेनाओं के मध्य भेंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भेंगड़ी का युद्ध जो हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखेंगे तो इस युद्ध की क्षेत्रीय विस्तार और फतेहपुर की स्थापना की बात करते हैं तो फतेह शाह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण करके सिरमौर राज्य के पोंटा और जौनसार क्षेत्रों को जीतकर राज्य में मिलाया था, जिन्होंने सहारनपुर पर भी क्या किया, सफल आक्रमण किया और वहां अपने नाम पर फतेहपुर नगर की स्थापना की थी। भेंगड़ी के युद्ध की बात करें तो 1688 में प्रसिद्ध भेंगड़ी का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध जो था सिख गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद और फतेह शाह के और अन्य राजाओं के यहाँ पे संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह की सेना थी विजय रही थी इस युद्ध के परिणाम में। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से जो निर्णायक युद्ध हुआ था कौन सा पवार राजा वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो यह प्रद्युम्न शाह थे। तो ये यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले प्रद्युम्न शाह का राज्यरोहण कैसे हुआ था। प्रदीप शाह थे, प्रदीप शाह के बाद ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे थे और ललित शाह के जो बड़े पुत्र थे जयकृत शाह, इनकी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आंतरिक कलह के कारण मृत्यु होने पर प्रद्युम्न शाह 1786 में गढ़वाल की सत्ता इन्होंने संभाली थी। 1786 से गोरखाओं से वार्षिक संधि के वचन की बात करें तो प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं के पुनः आक्रमण से बचने के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष से इनका कर यानी कि टैक्स देने का वचन किया था ताकि क्या राज्य में शांति बने रहे। और जब खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध हुआ 1804 में तो 14 मई 1804 को देहरादून के प्रसिद्ध खुड़बुड़ा मैदान में क्या किया, गोरखाओं से अत्यंत भीषण और युद्ध में क्या है प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 1815 में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित करने के बाद सुदर्शन शाह ने दिसंबर 1815 में कहां पे नई राजधानी यहाँ पे नींव रखी थी? तो ये रखी थी सुदर्शन शाह ने टिहरी में। तो यहाँ पे देखते हैं सुदर्शन शाह और टिहरी रियासत की बात करेंगे तो गोरखा आधिपत्य और बंदी राजकुमार की बात करें तो प्रद्युम्न शाह जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद क्या गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखा का पूर्ण अधिकार यहाँ पे स्थापित हो गया। गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र थे कुंवर प्रीतम शाह, इनको बंदी बनाकर काठमांडू जेल भेज दिया था। इसके बाद बात करें दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह ने हरिद्वार में रहकर अंग्रेजों से मदद मांगी और अब यहाँ पे देखो 1804 में इन्होंने गोरखाओं ने जीत लिया था नेपाल, कुमाऊं और गढ़वाल। उसके बाद क्या हुआ, जो एक पुत्र को तो इन्होंने काठमांडू जेल में भेज दिया था, दूसरे पुत्र जो सुदर्शन शाह थे इन्होंने हरिद्वार में रहकर क्या अंग्रेजों से मदद मांगी और जो लास्ट हेस्टिंग्स थे इन्होंने अक्टूबर 1814 में क्या गोरखों पर
गोरखों के युद्ध विरुद्ध क्या है अंग्रेजी सेना भेजी थी, जिसमें क्या है 1815 में क्या है परमार वंश की यहाँ पे सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी, यानी कि गोरखा लोग फिर से हार गए थे अंग्रेजों से। यहाँ पे इसके बाद सुदर्शन शाह ने क्या किया, अब उन्होंने, सुदर्शन शाह उनके बेटे थे प्रद्युम्न शाह के, तो उन्होंने क्या किया, टिहरी राज्य की नींव रखी और 1815 दिसंबर में कहाँ रखी, श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाने के लिए यहाँ पे टिहरी नगर में इनकी अपनी राजधानी रखी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन, किस परमार राजा को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी थी, जिन्होंने हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था। यानी कि ये 2-3 क्वेश्चन है, एक में डाल दिया। तो ये थे कीर्ति शाह, यानी कि इनके नाम में ही क्या कीर्ति है। ठीक है, तो इन्होंने, इनको 2 वो मिले हैं उपाधियां अंग्रेजों से, कंपेनियन ऑफ इंडिया 1898 में और 1901 में नाइट कमांडर, और इन्होंने क्या किया, हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था कीर्ति शाह। तो यहाँ पे बात कर लेंगे कीर्ति शाह की। तो सुदर्शन शाह ने 1848 ईस्वी में टिहरी में पुराना दरबार नामक क्या राजप्रसाद यहाँ पे बनाया था। प्रताप शाह की बात करें यहाँ पे, तो ये अलग शासक है, अलग वो है राजा हैं। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे यहाँ पे शुरू करके प्रताप नगर बसाया था और नया दरबार यहाँ पे बनाया था। और प्रताप शाह के बाद आया था 1886 में कीर्ति शाह, इन्होंने क्या राजकाज संभाला था। ब्रिटिश उपाधियों की बात करें तो 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि यहाँ पे दी थी। कीर्ति शाह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच के यहाँ पे ज्ञाता थे। ठीक है, अब बात करेंगे हिंदी टाइपराइटर के आविष्कार की। तो इन्होंने क्या था, कीर्ति शाह ने उच्च विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या, प्रसिद्ध स्वामी रामतीर्थ को धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे जापान भी भेजा था। बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रसिद्ध रवाई कांड जो हुआ था 1930 में और श्रीदेव सुमन के शहीद होने 1944 की घटनाएं किस पवार शासक के काल में हुई थी। तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के टाइम पे। तो यहाँ पर देख लेंगे हम कीर्ति शाह के जन कल्याण कार्य। पहले तो हम पिछला क्वेश्चन का ये है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन, वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, इंपॉर्टेंट सारे डाल रखे हैं। तो कीर्ति शाह के जन कल्याणकारी कार्य की बात करेंगे। तो कीर्ति शाह ने क्या किया, पहली बार बिजली व्यवस्था, प्रताप स्कूल, हीवेट संस्कृत पाठशाला, कृषि बैंक, प्रेस और वेधशाला की स्थापना करवाई थी। अब बात करें नरेंद्र शाह की, तो 1913 में कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद अगस्त 1913 में क्या है, उनके जो पुत्र थे नरेंद्र शाह टिहरी पे बैठे थे, कीर्ति शाह के पुत्र थे नरेंद्र शाह। अंग्रेजों ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल सर और KCSI की उपाधि यहाँ पे दी थी। उन्होंने 1921 में नरेंद्र नगर का निर्माण करवाया था और 1925 में इसको स्थायी राजधानी यहाँ पे बनाया था। ऐतिहासिक रवाई कांड जो हुआ था 1930 में, 30 मई 1930 में, और श्रीदेव सुमन का जो शहीद हुए थे जेल में 25 जुलाई 1944 को, ये इन्हीं के काल में हुए थे, नरेंद्र शाह के टाइम पे। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया था। तो यहाँ पे 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हुआ था टिहरी का। मानवेंद्र शाह और भारत विलय की बात करें तो अंतिम राजा यहाँ पे नरेंद्र शाह के बाद 1946 में मानवेंद्र शाह को परमार राजवंश की अंतिम गद्दी यहाँ पे प्राप्त हुई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जनता की मांग को देखते हुए उन्होंने 21 अगस्त 1946 को टिहरी राज्य के भीतर क्या प्रजामंडल की स्थापना को मंजूरी दी थी। फरवरी 1948 में अंतरिम सरकार में 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा और 1 सदस्य टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किया गया था, जो जनता की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को यहाँ पर दर्शाता है। अब भारत में विलय की बात करें तो 17 महीने बाद अंतरिम सरकार के 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया, और इस ऐतिहासिक विलय के बाद क्या टिहरी रियासत स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक नया जिला बन गई थी। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो राजा मानसा है, इसके समय का सबसे प्राचीन काव्य जो मानवता काव्य, इसकी रचना किस कवि ने की थी। तो ये भरत कवि ने की थी, अभी पहले बता दिया इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पे लेखक और उनके यहाँ पे काव्य ग्रंथ किसने किसकी रचना की है। तो सवासार की रचना की है, 7 खंड है इसके अंदर, राजा सुदर्शन शाह ने की थी, और ये सूरत के कवि थे। यहाँ पे परमार काल का उत्कृष्ट साहित्यिक संकलन इसमें मिलता है। फतेह शाह की बात करें तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की, तो ये जटाधर या जटाशंकर ने की है। ठीक है, जटाधर या जटाशंकर बोलते हैं। राजा फतेह शाह के काल की ऐतिहासिक रचनाएं यहाँ पे हैं इसमें। वृद्ध कौमुदी की बात करें तो मतीराम ने की है इसकी रचना, और गढ़गीता संग्राम की बात करें तो गढ़िका नाटक भी बोलते हैं इसको, ये मौला राम ने की है इनकी रचना। और इसके अलावा भी देख लेते हैं, यहाँ पे मिस हो गए थे लिखना, तो इसमें है द ग्लोरी दैट वॉज गुज्जर देश, तो ये लिखी KM मुंशी ने। गढ़वाल का इतिहास की बात करें तो हरे कृष्ण रतोड़ी ने लिखी है। भारतीय लोक साहित्य की बात करें तो श्याम परमार ने लिखी है, और वैली ऑफ द दून की बात करें तो AR गिल ने यहाँ पे लिखी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे पवार काल में नाप तोल की जो प्रणाली थी धुली पाथा, इसकी शुरुआत किस राजा द्वारा की गई थी।
तो ये की गई थी अजयपाल द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बात कर लेंगे प्रशासनिक संरचना के ढांचे की, तो पवार नरेश प्रशासन के सर्वोच्च जो शीर्ष पे थे, उनके साम्राज्य का प्रशासन ढांचा इस प्रकार विभाजित था, जिसमें राज्य थानों, परगनों, पट्टियों और ग्राम में विभाजित था। और इनके जो इकाई थे, इनके प्रमुख थे थानेदार, सुपरवाइजर, कानून को पटवारी और प्रधान ये कहलाते थे। वजीर, मुख्तार और दीवान की बात करेंगे तो राज्य की जो नीतियां निर्धारण करते थे उनको वजीर या दीवान कहते थे, और गणराज्य के जो शीर्ष मंत्री थे उनको मुख्तार कहा जाता था। जो राजा के पास सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता था मुख्तार। धूलि पाथा और नापतोल की प्रक्रिया की बात करें तो प्रणाली की, ये परमार राजा अजयपाल द्वारा राज्य में व्यापारिक और भूमि सुधार के उद्देश्य से नापतोल की प्रसिद्ध धूलि पाथा यहाँ पे प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो देखें अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद नेपाल राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने वाला जो प्रथम गोरखा सूबा था वो कौन था? तो ये जोगामल था, जोगामल शाह था, ऑप्शन नंबर ए। तो बात करें यहाँ पे गोरखाओं का सैन्य अधिकार की, तो नेपाल के जो गोरखा थे अपने अदम्य क्षमता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1790 में कुमाऊं पर और वर्ष 1804 में संपूर्ण गढ़वाल पर अपना पूर्ण सैन्य अधिकार यहाँ पे स्थापित कर लिया था। सूबा प्रणाली की बात करें तो नेपाल के राजा थे रण बहादुर शाह, इनके प्रतिनिधि के रूप में विजित क्षेत्र यानी कि जीते क्षेत्र जो होते थे सूबेदार चलाता था, उसको सूबा बोलते थे, जिसकी सहायता के लिए क्या काजी यानी कि नायब सूबा और सैन्य अधिकारी यहाँ पे होते थे। जोगामल्ल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम गोरखा सूबा था जोगामल्ल। इसके नेतृत्व में ही कुमाऊं में गोरखा द्वारा क्या प्रथम ऐतिहासिक भूमि बंदोबस्त 1791-92 में संपन्न कराया गया था। तो ये इंपोर्टेंट है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं के अत्याचारी शासन को स्थानीय लोक भाषा में क्या कहा जाता है? तो गोरख्याली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। यहाँ पे बात करेंगे गोरख्याली की, तो 25 वर्ष तक गढ़वाल और कुमाऊं पर 25 वर्ष तक किया और गढ़वाल पर 10.5 साल तक इन्होंने वो किया, शासन किया। और यहाँ पे इस शासन को, अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता है? गोरखाली कहा जाता है, जिसमें क्या दास और बेगार प्रणाली यहाँ पे जनता द्वारा यहाँ पे लिया जाता था, जनता से लिया जाता था, ठीक है। सांस्कृतिक आस्था और हथियार की बात करें तो गोरखे के धार्मिक रूप से बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को मानते थे, और वे मांस मदिरा के साथ खुकरी, खांडा और तलवार जैसे हथियार रखते थे, ठीक है। अब उनकी जो आधिकारिक भाषा थी वो गोरखाली यहाँ पे उनकी भाषा थी। और दशहरे को दसाई बोलते थे, और दुर्गा पूजा इनके क्या है विशेष रुचि के साथ ये मनाते थे ये त्योहार। बात करें अगले क्वेश्चन की, गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी कब हुई थी, जिसे नेपाल सरकार ने 4 मार्च 1816 को यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। तो ये 2 दिसंबर 1815 को हुई थी यहाँ पे, और ये हुई कहाँ थी? ये बिहार में हुई थी, ठीक है, बिहार के चंपारण में। तो देख लेंगे इसके बारे में। गोरखाओं की पराजय और ब्रिटिश विजय की बात करें तो 1815 में जो कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर थे, इन्होंने अल्मोड़ा को, और 15 मई 1815 को जनरल ऑक्टनलोनी ने मलावा का किला यहाँ पे गोरखा से जीत लिया था। जिसमें इसकी संधि की बात करें तो संगोली संधि यहाँ पे 2 दिसंबर 1815 को अमर सिंह थापा की अंतिम हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 2 दिसंबर 1815 को यहाँ पे संधि हुई थी, और ये हुई थी बिहार राज्य के चंपारण जिले में हुई थी। बात करेंगे इस संधि की, तो स्वीकृति की 4 मार्च 1816 को इसकी स्वीकृति दी गई थी नेपाल सरकार द्वारा, ठीक है। और काठमांडू पर ये यहाँ पे पुनः चढ़ाई गई थी। अंततः हार मानकर क्या नेपाल सरकार ने 4 मार्च 1816 को इस संधि को स्वीकार यहाँ पे कर लिया था। तो देखें अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला जो विशेष कर था वो कौन सा था? तो ब्राह्मण पर जो लगाया जाता था वो था कुसही कर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखें तो जो गोरखा सूबा अजय सिंह ख्वास थे, इसके काल में विशेष रूप से ब्राह्मणों से कुसही नामक कर ये दमनकारी कर लगाया गया था, जिसने समाज के जो पूज्य वर्ग थे उन पर भी क्या है गहरा आर्थिक बोझ डाल दिया था। बमसा के क्रूर बेगार तर्क की बात करें तो 7वें सूबा बमसा थे, इन्होंने क्या किया ब्राह्मणों से बेगार कराने के लिए एक तर्क दिया था, जो कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए क्या है इसी आदेश के तहत क्या भारी बोझ को ब्राह्मणों के सिर पर रखकर उनसे जबरन मजदूरी यहाँ पे कराई जाती थी। टन कर की बात करें तो इसकी शुरुआत 9वें सूबा जो थे रुद्रवीर शाह, इसके शासनकाल में राज्य की आय बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से टनकर नामक एक नया पूर्ण रूप से लागू किया गया था टैक्स। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें है गोरखाकालीन करों के संदर्भ में पुगाड़ी कर किस प्रकार का कर था, इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जो पुगाड़ी कर था ये भूमि कर था, जो सैनिकों को वेतन देने हेतु किया जाता था। तो देख लेते हैं इसी के साथ जो मेन कर थे यहाँ पे टैक्स गोरखाओं द्वारा लगाए जाते थे। इसमें पुगाड़ी कर बात करें तो अनिवार्य भूमि कर था, जो यहाँ पे इस टैक्स कलेक्शन से सैनिकों को यहाँ पे वेतन दिया जाता था।
बात करेंगे दूसरे कर की टीका कर जो था वो विवाह के अवसर पर दिया जाता था, मांगलिक अवसर पर विवाह के टाइम पे टीका करता है अनिवार्य रूप से देना होता था। सायर कर की बात करें तो ये सीमा या चुंगी कर था, ठीक है, सामान को और आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला जो सीमा शुल्क होता है, एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं, उस टाइम पे सायर कर कहा जाता था। और टांड कर की बात करें यहाँ पे तो हस्तशिल्प कर था जो बुनकरों और उनके उत्पाद और कर घर और ये हथकरघे के अनुसार यहाँ पे लगाया जाता था। तो ये थे मुख्य कर गोरखा काल के। अब बात करें, अब दोस्तों देखो ये तो आज के मुख्य टॉपिक थे जिससे जुड़े हुए सवाल हमने इस वीडियो में देखे। तो अब मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ जो कि उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और अनेक जो आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।